जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग टेस्ट सीरीज में हर टेस्ट के साथ एक से एक श्रेष्ठ प्रश्न की श्रृंखला लेकर के हम लोग आ रहे हैं। और मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आपके साथ न केवल गत वर्ष की परीक्षा में आई हुए प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करें, बल्कि उस अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करें जो आने वाली परीक्षाओं में जब प्रश्न की भाषा घूम करके आती है और वहां जब आपको लगता है कि इस प्रश्न में सही स्थिति की जब आपको निर्णय लेना होता है, तो वहां के लिए आपकी एक समझ श्रेष्ठतम बन सके। और आप देख रहे हैं हर टेस्ट में आपको श्रेष्ठतम प्रश्नों का समावेश आपको मिलेगा। और मैं हर प्रश्न के 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहा हूं कि उस 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन से आप कम से कम उससे जुड़े बाकी अन्य स्थितियां उससे भी आप परिचित हो पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस टेस्ट से। और ये हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए विद्यालयों में प्रयुक्त होने वाले परंपरागत परीक्षण होते हैं। हम परंपरागत परीक्षण किसे बोलते हैं? विद्यालयों में कौन से परीक्षण ऐसे होते हैं जो परंपरागत की श्रेणी में आते हैं? सारी परीक्षाएं आप देखेंगे, स्कूल में होने वाले जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वो एग्जामिनेशन में, वो सारे के सारे एग्जामिनेशन में आपके जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको सिखाया जा रहा है, उस ज्ञान का परीक्षण होता है कि आपने कितना सीखा है। और उसका एक अवधि के बाद परीक्षण होता है, प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट या अर्धवार्षिक या वार्षिक। उसके बाद आपको अंक या ग्रेड दे दिए जाते हैं। ये जो परीक्षण होता है ये केवल ज्ञान की मात्रा बताता है। ध्यान रखो, परंपरागत परीक्षण केवल संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं, यानी कि केवल ज्ञान की बात करते हैं। उनका भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष से संबंध नहीं होता है, भावात्मक से नहीं होता है, क्योंकि भाव में गुण होते हैं। भावात्मक पक्ष आपके कई गुणों से संबंधित होता है। तो केवल परिमाणात्मक, केवल क्वांटिटेटिव श्रेणी के होते हैं। क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटेटिव, बिकॉज दिस शोज ओनली क्वांटिटी ऑफ योर नॉलेज। केवल नॉलेज की बात करते हैं, वो आपके गुणों की बात नहीं करते हैं। तो ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि विद्यालय में होने वाले परंपरागत परीक्षण जो होते हैं, परंपरागत मूल्यांकन, तो केवल परिमाणात्मक, केवल क्वांटिटेटिव होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए। एक बच्चा रचनात्मक उत्तर दे, क्रिएटिव उत्तर दे, उसके लिए कैसा प्रश्न होना चाहिए? मुक्त उत्तरी, यानी कि जिसको हमने कहा, दो प्रकार के प्रश्न मैंने आपसे उल्लेख किए हैं कोर्स में, बंद उत्तर वाले और खुले उत्तर वाले। बंद उत्तर वाले जिनका यूनिक आंसर है, अद्वितीय आंसर है, बच्चे उसके अलावा कोई दूसरा उत्तर सोच नहीं सकते। और मुक्त जिसमें बच्चों की सोच का विस्तार होता है। तो मुक्त उत्तरी प्रश्न, तथ्यपरक प्रश्न, सीमित उत्तर वाले प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रश्न। ध्यान रखो, सीमित उत्तर वाले प्रश्न जो होते हैं ये बंद प्रश्न होते हैं और प्रश्न का सही उत्तर होगा मुक्त उत्तरी प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो खुले होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि बच्चा एक से ज्यादा उत्तर सोच सके। जैसे मैं अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं, एक क्वेश्चन है कि जैसे 6x4 की वैल्यू क्या होगी, तो 6 गुणा 4 का मान 24 होगा, ये बंद अंत वाला है। लेकिन मैं अगर प्रश्न बोलता हूं कि किन दो संख्याओं का गुणा 24 हो सकता है, तो ये बंद नहीं है प्रश्न, ये खुला ओपन एंडेड प्रश्न है। इसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। और बच्चों को रचनात्मक सोच के लिए आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन देने होते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपके मूल्यांकन से जुड़ा। अगला प्रश्न है, परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है। ध्यान रखो, निदानात्मक परीक्षणों से जुड़ा मैंने अलग से पृथक टेस्ट खंड बनाया है जहां निदानात्मक और उपचारात्मक के सारे प्रश्न हैं। इस प्रश्न में देखो दो चीज है, एक परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान अनुदेशन के दौरान जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब आप बच्चों को टीच कर रहे हैं, उस दौरान योजना बनाना है और निदान करना है, यानी कि बच्चों की कमियां भी पहचाननी है। कौन सा मूल्यांकन होगा? रचनात्मक होगा, योगात्मक होगा, मानक होगा, इनमें से कोई नहीं। और आपको पता है कि योगात्मक ये काम कभी नहीं करता है। योगात्मक अंत में दिया जाने वाला केवल एक डिसीजन होता है, निर्णय होता है। ये उपलब्धि ग्रेड प्रदान करता है, सुझाव नहीं देता है। और मानक मूल्यांकन जो होते हैं, स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन जो होते हैं, वो अपने कुछ बने बनाए तरीकों पे आधारित होती है, उसमें भी ये सुझावात्मक स्थिति नहीं होती। रचनात्मक आकलन जो होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, वो ये काम करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का काम ही यही होता है। मैंने एक खंड में जहां पे प्रश्न लिए फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट की, वहां इस बात को समझाया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो आपकी कमियों को पहचानता है, उन कमियों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उसकी प्रभावशीलता की जांच करता है, फीडबैक लेता है, उसको दूर करने का प्रयास करता है, योजना बनाने का काम करता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आई वो प्रश्न सीटेट में, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है,
केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन आकलन को सीमित कर देता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, समग्र मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है। केवल कागज पेंसिल से, ध्यान रखो, समग्र आकलन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव का जो कॉन्सेप्ट है सीसीई में दिस इज कॉन्टिन्यूस एंड दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव। तो इसमें जो कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव की अवधारणा यही है कि लगातार चले और सारे एस्पेक्ट का हो, सभी क्षेत्रों का हो, लेकिन और उसमें सभी तरीके मूल्यांकन के लिए सभी तरीके भी अपनाए जाए, न केवल औपचारिक तरीके हों बल्कि अनौपचारिक तरीके भी हों, फॉर्मल तरीके से इनफॉर्मल दोनों तरीके से किया जाए तो समग्र मूल्यांकन होता है। लेकिन आप केवल कागज पेंसिल से ले रहे हैं, आपने परीक्षण में न मौखिक परीक्षणों की व्यवस्था रखी, न क्रियात्मक परीक्षणों की व्यवस्था रखी, न आप अवलोकन कर रहे हैं, न निरीक्षण कर रहे हैं, आप केवल एक ही तरीका प्रयोग कर रहे हैं कि केवल कागज पेंसिल। और ध्यान रखो, जब केवल कोई चीज होती है तो वो 100% सीमित करती है, वो 100% सीमित कर आकलन को सीमित कर देगा, समग्र मूल्यांकन की सुविधा प्रदान नहीं करेगा, निरंतर मूल्यांकन की सुविधा प्रदान नहीं करेगा। सकल आकलन, सकल का मतलब होता है बृहद, संपूर्ण, तो संपूर्ण आकलन भी नहीं करेगा, आकलन को सीमित कर देगा केवल कागज पेंसिल। और ध्यान रखो, केवल शब्द जो है ये एक सीमा तय करता है, एक लिमिटाइज करता है, किसी उद्देश्य को, किसी मोटिव को लिमिटाइज करता है, तो आकलन को सीमित कर देगा केवल कागज पेंसिल के माध्यम से लिए जाने वाला। अगला प्रश्न है, आकलन क्या है? बच्चों को लेबल करने, नाम देने, यानी कि उन्हें पर्टिकुलर एक लेवल पे उनको स्टैंड करने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। अगला है, बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। ध्यान रखो, ये तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है, ये तो डंके की चोट पे हो नहीं सकता उत्तर, आकलन ही काम नहीं करता है। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ाता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आकलन जो होता है, आकलन एक इनफॉर्मल वे का नाम होता है, संवादात्मक प्रक्रिया होती है जहां बच्चों से संवाद करके और इस बात को तय करते हैं कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है और किस तरीके से सीख रहा है। तो हम जब देखेंगे, अब बच्चे बी और सी तो डंके की चोट पे गलत है, बच्चों को लेवल करने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है और सीखने में सुधार की, ध्यान रखो, ये दोनों चीजें आकलन में शामिल होती हैं। सीखने में सुधार का भी प्रभावशीलता की जांच करता है, ये भी एक तरीका होता है, ज्यादा अच्छा विकल्प है। बच्चों को एक लेवल करता है, यानी कि पता करता है कि वो उनका स्तर क्या है और वर्गीकरण करने को, और उनको वर्गीकरण कर पाता है। और सीखने में सुधार का एक तरीका ये भी सही है, लेकिन हम आकलन को उस एक परिप्रेक्ष्य में लेंगे जहां पे वो बच्चों का वर्गीकरण भी कर पा रहा है और बच्चों के लिए योजना भी बना पा रहा है। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन सा मूल्यांकन त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन त्रिकोण यानी कि त्रिध्रुवी प्रक्रिया, आपको याद है बीएस ब्लूम की, ये मैंने आपको बताया था, बीएस ब्लूम का जो त्रिध्रुवी मॉडल है, त्रिकोणीय मॉडल है, उसमें एक ध्रुव उद्देश्य होता है, एक ध्रुव अधिगम अनुभव होता है, एक ध्रुव अधिगम अनुभव होता है और एक ध्रुव मूल्यांकन होता है। और ये जो ध्रुव होते हैं तीनों, ये तीनों बीएस ब्लूम के त्रिध्रुवी मॉडल, त्रिकोणीय मॉडल के भाग हैं। उद्देश्य होते ही होता है, मूल्यांकन होते ही होता है, अधिगम अनुभव होते ही होता है, योजना नहीं होती है, योजना शामिल होती है इसमें, लेकिन अलग से किसी ध्रुव का नाम योजना नहीं है। तो मूल्यांकन त्रिकोण जो है बीएस ब्लूम का त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ट्राइपोलर मॉडल जो है, ट्राइपोलर मॉडल ऑफ इवेल्युएशन, उसमें योजना नहीं होती है। ये फैक्चुअल प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित कौन सा है? अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, ये नहीं होता है, ध्यान रखो, ये योगात्मक आकलन का काम नहीं है, ये सब फॉर्मेटिव का काम है, रचनात्मक का है। शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, ये भी नहीं होता है, आणविक विश्लेषण पर। शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन नहीं, ये भी नहीं होता है, लगातार व्यवस्थित आकलन भी नहीं करता है योगात्मक, ये काम फॉर्मेटिव करता है। और सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन, एग्जैक्टली यही होता है, सत्र के अंत में, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस समाप्त हो गया, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, तो उसमें अंत में जो विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, उसका जो प्रदर्शन है, उसका अंतिम आकलन, अंतिम डिसीजन जो होता है, दैट इज समेटिव असेसमेंट, वो होता है योगात्मक आकलन। बहुत अच्छा प्रश्न, ये अवधारणा को
फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट की अवधारणा को जब आप अच्छे से समझ लेते हो, फिर आप विकल्पों में तय कर पाते हो कि कौन सा सही कौन सा गलत है। अगला प्रश्न है, वह आकलन जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान किया जाता है, पूरे पाठ्यक्रम के दौरान ड्यूरिंग एवरी स्टेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, रचनात्मक, योगात्मक, नैदानिक और आधार रेखा। आधार रेखा बिल्कुल शुरू में होता है, प्रारंभ में होता है, बच्चों का वर्गीकरण करने के लिए। नैदानिक त्रुटियों का पता करने के लिए होता है, त्रुटि के कारणों का पता करने के लिए होता है। योगात्मक अंत में होता है। संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, पूरे पाठ्यक्रम के दौरान लगातार जो किया जाएगा वो संरचनात्मक या रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। चलिए, बहुत अच्छी ये अवधारणा एक बार जब आपकी क्लियर हो जाएगी ना फॉर्मेटिव और समेटिव की, फिर आपके लिए कोई भी चीज आपको ऐसी लगेगी ही नहीं कि किसी भी प्रश्न में आपको निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है। अगला प्रश्न है, छात्रों के द्वारा एक कृत्य मतलब एक कार्य का, एक टास्क का अभ्यास होते समय शिक्षक के द्वारा अवलोकन एवं भूलों को सुधारे जाने को कहते हैं। यानी कि छात्र कोई काम कर रहे हैं, कोई टास्क कर रहे हैं, तो एक शिक्षक अवलोकन कर रहा है और उनकी भूल जो है उनको देख रहा है और सुधारे जाने का भी काम कर रहा है। उसको क्या कहते हैं? पर्यवेक्षण कहते हैं, चर्चा कहते हैं, अन्वेषण करते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। देखो, चर्चा ये है नहीं, अन्वेषण का मतलब केवल खोज करना है, अन्वेषण का मतलब केवल खोज करना है, सुधार की बात नहीं है, सुधारे जाने को। तो कृत्य शिक्षक के द्वारा अवलोकन करना और उसको सुधारना, इसको कहा जाता है पर्यवेक्षण, सुपरविजन, है ना, सुपरविजन। और सुपरविजन जो होता है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इंस्पेक्शन, निरीक्षण से अलग होता है। निरीक्षण और पर्यवेक्षण में अंतर यही होता है। आप जब विद्यालय प्रबंधन में आप देखेंगे, स्कूल मैनेजमेंट में, निरीक्षण होता है जब आप केवल कमियां देखने का प्रयास करते हो, और पर्यवेक्षण होता है जब आप कमियां, भूलों के देखने के साथ साथ उस पर सुधारे जाने का भी काम करते हैं। ये बड़ी अच्छी टर्म है सुपरविजन, इसको विस्तार से मैंने स्कूल मैनेजमेंट में समझा रखा है, इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, पर्यवेक्षण इसको बोलते हैं। और लास्ट प्रश्न है इस टेस्ट का, आप देख रहे हैं सारे प्रश्न बड़े चिंतन स्तर के, बड़े शानदार प्रश्न हैं, और ऐसे प्रश्न जब आपके शामिल हो जाएंगे ना, फिर आप समझ लें कि आप रुक नहीं सकते हैं परीक्षा में, तो आपको कोई प्रश्न परेशान करने वाला नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी आपकी तरफ से मैं ले सकता हूं और दमदारी से ले सकता हूं, डंके की चोट पर। अगला प्रश्न है, योगात्मक आकलन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका मतलब 3 सत्य है। योगात्मक ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर लिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। शिक्षक और छात्र दोनों को प्रतिपुष्टि देते हैं, नहीं, प्रतिपुष्टि ये नहीं देते हैं। संरचनात्मक आकलन देते हैं। यह सीखने का आकलन है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, असेसमेंट फॉर लर्निंग नहीं है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, बिल्कुल सही है। इनकी प्रकृति निर्णायक होती है, डंके की चोट पर, ये तीनों डंके की चोट पर सही है। ये जो है शिक्षक और छात्रों को प्रतिपुष्टि ये नहीं देते हैं, बल्कि ये काम जो होता है, ये काम किसका होता है? एफए का होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का होता है। तो शिक्षक छात्रों को प्रतिपुष्टि जो देगा, फीडबैक जो देगा, वो फॉर्मेटिव देगा। बाकी योगात्मक तो शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पे लिया जाएगा, निर्णायक होगा, सीखने का आकलन होगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा। और ये जो प्रश्न मेरे ख्याल से कंप्लीट है। आप देख रहे हैं इस टेस्ट में कितने महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लिए हैं, और आप 100% इस बात को मान लीजिए कि ये प्रश्न जो है ये परीक्षा से सीधे सीधे आपके जुड़ने वाले हैं। आप किसी भी भारत के किसी भी टेस्ट में, परीक्षा में आप देखेंगे मूल्यांकन को लेकर के जो प्रश्न, इससे ज्यादा बेटर प्रश्न हो नहीं सकते हैं। और मुझे खुशी होती है कि मेरा ये जो पूरा कोर्स है ये पूरे इंडिया में बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है, इंडिया में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और भारत में पेडागोजी के क्षेत्र में हमने जिस तरीके का एक मानक खड़ा कर दिया है, मापदंड खड़ा कर दिया, उसके आसपास भी कोई है नहीं। हम इतने श्रेष्ठतम प्रश्नों के, इतने श्रेष्ठतम अभ्यास के साथ, श्रेष्ठतम कंटेंट के साथ आपके बीच में आते हैं। तो अच्छे तरीके से कीजिए, इनको नोट्स में शामिल कीजिए इन सारे प्रश्नों को, फिर आप देखें आप कितने आत्मविश्वास से भरते हैं। तो साथियों, इस महत्वपूर्ण टेस्ट के कंटेंट को अपने नोट्स का एक भाग बनाइएगा। वीडियो को एक बार, जब एक्सप्लेनेशन को एक बार सुनते तो एक बार तो नॉर्मल स्पीड पे सुना जरूर करें। बाद में फिर आप रिवीजन जब करते तो फास्ट उसको करके, क्योंकि एक बार अवधारणा को समझना जरूरी है, तो नॉर्मल स्पीड पे आप आ जाए, कम से कम मेरी आवाज आप नॉर्मल स्पीड पे एक बार तो सुन पाएंगे। चलिए, अगले टेस्ट पर हम लोग मुलाकात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, उसमें शानदार प्रश्नों का समावेश लेकर के फिर मैं अगले टेस्ट में आपके साथ संवाद करता हूं, जम के संवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।